अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम करेंगे जी 9701 पेपर 14 अक्टूबर नवंबर 2025। इसका थ्रेशोल्ड था 28 के ऊपर 70%। 3, 5, 25, 30 एंड 37 वर द चैलेंजिंग क्वेश्चन एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट। याद रखिएगा, ये हमारे पास जो 14 की सीरीज़ है ये 25 में स्टार्ट हुई है। इससे पहले आपको 14 की सीरीज़ नहीं मिलेगी। 11, 13 आर एग्जैक्टली सेम, 12 इज़ डिफरेंट। इसलिए आपके पास पहले 2 वेरिएंट होते थे, प्रैक्टिस के लिए आप 3 हैं जी। यहाँ पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हीलियम आयन है 2 and 3 हमें एग्जामिनर दे रहा है। प्रोटॉन नंबर इज 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इट कंटेन 3 न्यूट्रॉन, रॉन्ग। क्यों? ये जो 3 है ये न्यूक्लियन नंबर है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं। न्यूक्लियन नंबर आपके पास है तो न्यूट्रॉन आ गया 1 आपके पास। इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जब भी कोई एलिमेंट आयन में चेंज होता है इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो चूंकि +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 आ गया। दिस इज आल्सो करेक्ट, तो बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट हमें एग्जामिनर दे रहा है रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से हम ग्रुप नंबर या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या पोजीशन ऑफ एलिमेंट इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं? इफ वी लुक एट दिस ट्रेंड, जहां पे बिग डिफरेंस होगा इट मीन शेल नंबर इज चेंज। क्या मतलब जी? यहां पे देखिएगा 736, द नेक्स्ट वन ऑब्वियसली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज 1440। नेक्स्ट देखिएगा 7740। अब इसी ट्रेंड को आगे भी देख सकते हो, 10,000 एंड 13,000। यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, ये डिफरेंस ग्रेटर है। इट मीन थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल। अगर थर्ड इनर शेल से रिमूव हो रहा है तो वैलेंस शेल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मीन एलिमेंट इज ग्रुप 2 एलिमेंट, सो आवर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट हमारे पास मोल का क्वेश्चन आ जाता है। मोल के क्वेश्चन में एक कंसेप्ट याद रखिएगा, हमारे पास एक रूल होता है, वो आप लोगों को डेफिनेटली ओ लेवल IGCSE से पता होगा। रूल ये होता है कि हमारे पास रेशियो बिटवीन volume of gas is equal to ratio between mole of gas। क्या मतलब बेटा? अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है एट गिवन कंडीशंस, यानी दोनों की कंडीशंस अगर सेम हो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, लेट्स से रूम टेम्परेचर तो 24 DM³ है, और क्लोरीन के 3 मोल हैं तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी 3 टाइम्स ज्यादा होगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं 10 cm³ ऑफ CH3SH। ये देखिएगा जी, 10 cm³ आपके पास जी मीथेन थायोल। उसके बाद इट इज रिएक्टिंग विद 60 cm³ ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो आपको क्लियरली आइडिया होगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका 10 cm³ इसके 30 cm³ के साथ रिएक्ट करेगा, सो ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो वी कैन इजीली फाइंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 60, 1:3 के हिसाब से 10:30 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास रिमेनिंग ऑक्सीजन इज 30 cm³। दूसरे नंबर पे whenever we are doing the calculation we always do the calculation with respect to limiting reactant। अब आपके पास CH3SH is a limiting reactant। इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है तो इसका 10 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल CH3SH 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है तो इसका 10 cm³ ही सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन को और से लाजमी पढ़ना है। एग्जामिनर कह रहे हैं हम ये सारी कैलकुलेशन रूम कंडीशन के ऊपर कर रही हैं। रूम कंडीशन पे वाटर लिक्विड होता है, दिस फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर द लिक्विड, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपके पास 30 cm³ ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 cm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, टोटल वॉल्यूम विल बिकम आपके पास 50 cm³। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। एग्जामिनर कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड exactly neutralized by 25 cm³ of 2 mole per DM³ sodium hydroxide। exactly neutralized mean no one is in excess।
द एसिड कंटेन 1 COOH, व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिड। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखता हूँ। देखिए हमें नहीं पता ऑर्गेनिक एसिड क्या है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कह दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास वो है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं RCOOH प्लस इट इज रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1:1। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हमें बता चुके इसमें एसिडिक ग्रुप एक है। इट इज चेंजिंग इनटू RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O। हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड करेंगे। एग्जामिनर ने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 25 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहां पे इसके मोल फाइंड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू CV। कंसेंट्रेशन आप क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया गिवन है, वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास 0.05 मोल। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1:1 है, तो इसका मतलब है कि मोल ऑफ RCOOH इज आल्सो 0.05 मोल। अच्छा, हमें ना एग्जामिनर मैस बता रहा है और आप सबको पता है मोल इज इक्वल टू मैस ओवर MR, और यू कैन राइट MR इज इक्वल टू मैस ओवर मोल। एग्जामिनर ने हमें कहा था 4.4 ग्राम, मोल 0.05 है, MR हमारे पास 88 आ गया। अब देखिए बेटा 88 MR है, अब आपको नहीं पता RC⋯OH, ये टोटल 88 है। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, ये आपके पास 44 आ जाता है, प्लस R हमें नहीं पता कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन, इज इक्वल टू 88, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 43। यानी इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, जो कि नॉर्मली हम लिखते हैं CnH2n+1 इज इक्वल टू 43। अब इसमें बेटा अंडरस्टूड है 4 कार्बन नहीं हो सकते, क्यों? 4 मल्टीप्लाई बाय 12 आर 48। इट मीन इसमें कम से कम 3 कार्बन होंगे या 3 से लेस होंगे, सॉरी मैक्सिमम 3 और 3 से लेस। तो अगर हम 3 कार्बन करें C3, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन 7 आ जाएंगे, तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड का फार्मूला ही आ गया C3H7COOH। अच्छा, वैसे आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रॉपर लिखें तो C4H8O2 आ जाता है। इसका इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा C2H4O, ये आपके पास आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जामिनर भी कह रहा था बच्चों को प्रॉब्लम था। लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। एग्जामिनर कह रहा है हमसे कि इन विच सेट डू ऑल द मॉलिक्यूल हैव ऑल देयर एटम अरेंज्ड इन वन प्लेन। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रक्चर प्लेनर है, हम कह रहे हैं अरेंज्ड इन वन प्लेन मीन आप इस पेपर के ऊपर उसका बॉन्ड एंगल प्रॉपरली दिखा सकें। बॉन्ड एंगल से मुराद होता है एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर। कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, उसके सारे एटम एक प्लेन के ऊपर अरेंज हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? ऑल एटम्स ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी अरेंज ऑन वन प्लेन। उसकी रीजन ये होती है जी कि हमारे पास ट्राई एटॉमिक है, हम इजीली उसका वो दिखा सकते हैं जी कि बॉन्ड एंगल क्या है, हम पेपर के ऊपर दिखा सकते हैं। यहां पे आ जाती हैं पहली ऑप्शन। अगर आप pH3 की बात करते हो, फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके पास आपको पता है जी कि बॉन्ड पेयर हैं। यहां पे आपके पास पैरामिडल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 107.5 होता है या 107। बेसिकली फास्फोरस में थोड़ा सा इससे भी कम होता है, बट एनीहाउ जो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास सारे एटम एक प्लेन के ऊपर अरेंज नहीं है, वरना तो ये भी 107, तो ये कैसे हम शो कर सकते हैं? सेम इज द प्रॉब्लम विद NH3। ये अब C3H6 में बाज बच्चे समझते हैं शायद ये हो, लेकिन इफ यू लुक एट द C3H6, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड एंगल 120, यस वी कैन अरेंज देम ऑन वन प्लेन। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखें, इस CH3 वाले को, ये वाला आपके पास जो है कार्बन, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। हम यहां पे सारे के सारे 109.5 के एंगल नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ बॉन्ड एंगल ऑन पेपर इज 360 होता है। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब हम यहां पे आ जाते हैं C2H4। यस, C2H4 में आप लिख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एंड ये बॉन्ड एंगल इज 120 120 120।
कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये H2O। अब नॉर्मली बच्चों ने ये पढ़ा होता है कि अगर आपके पास 4 और मोर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग हो तो हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये चीज इग्नोर कर रही है कि जी हमारे पास ये ट्राई एटॉमिक है, इसमें जो मर्जी बॉन्ड एंगल हो, वैसे इसमें बॉन्ड एंगल 104.5 होता है, वो हम एक पेपर के ऊपर दिखा सकते हैं। हम ओवरऑल ये सारी चीजों को, दोनों लोन पेयर और दोनों एग्जैक्टली हम एक पेपर पे नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इसको दिखा सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, डी इज ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी कोर्स में है, आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग देखनी है, मींस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर देखनी है। 4 अगर बॉन्ड पेयर हो या 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपके पास कार्बन कि 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग हो, या नाइट्रोजन के केस में हमारे पास कोई और आ जाए, तो हम कहते हैं जी कि sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी आपके कोर्स का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये पेपर में भी आ चुका है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि आप इस नाइट्रोजन को देखें तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, 1 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर। NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टोटल ऐड करना है। टोटल 4 है तो sp3, टोटल 3 है तो sp2, टोटल 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखिएगा, ये बॉन्ड पेयर 2 हैं, sp आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। सेम इज द केस, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे 4 आपके पास आ गया, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन आ गए, बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट। ये आई एम श्योर आप लोगों ने थ्योरी के पेपर में पढ़ा होगा। बर्निंग बाज का तो बच्चों को तंग भी करता है थ्योरी में स्पेशली, तो याद रखिएगा वाटर में बॉइलिंग पॉइंट की सबसे मेजर रीजन ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंपलसरी होता है कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। वैसे जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं तो ये हम पार्शियल नेगेटिव दिखाते हैं, ये हम पार्शियल पॉजिटिव दिखाते हैं, एंड सो ऑन। ये हमने बॉन्ड एंगल दिखाया। वैसे एक चीज याद रखिएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल आपके पास 180 डिग्री होता है। और अब आपके पास एक और लोन पेयर भी होता है, ये लोन पेयर क्योंकि बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया तो इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर बना है, लोन पेयर इज चेंजिंग इनटू बॉन्ड पेयर, रिपल्शन कम हो रही है जी। ये अब 107 हो जाएगा आपके पास जी, इंस्टेड ऑफ 104.5। एनीहो, H2S में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती हैं बट नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, बॉन्ड एनर्जी इन OH। याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है बट इट हैज नथिंग टू डू विद द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? उसकी रीजन ये होती है जी कि हम यहां पे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर रहे, हम मैक्रो मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर आर वीक, भाई वीक होती तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होता। SH इज लॉन्गर, ये बात ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन हम SH बॉन्ड को या OH बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर रहे। तो वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस ऑप्शन हमारे पास डी आ गए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आपको पता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, यहां पे ये नॉर्मली हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूं स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बेटा मैंने आपके सामने 2 सिलिकॉन 7 ऑक्सीजन बनाए, लेकिन आप इसे SiO2 क्यों कहते हैं, मुझे आपने बताना है कमेंट में। मैक्रो मॉलिक्यूल है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, सो ऑप्शन इज ए। ये हमारे पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, एग्जामिनर हमें यहां पे बता रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमें एग्जामिनर रिएक्टेंट की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोडक्ट की भी। अच्छा बाजों का था ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कहां पे हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, कहां पे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। बेटा बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डाटा प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जामिनर बॉन्ड एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा हो, तो बॉन्ड एनर्जी में आप पहले रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं, तो आप वहां पे लिखते हो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग, माइनस एनर्जी गिवन आउट किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा हो तो हेस साइकिल बेशक बना के देख लें, तो हमारे पास वहां पे ये होता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ मोल का भी ख्याल करना है, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब की फॉर्मेशन और स्क्वायर। और अगर एग्जामिनर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन प्रोवाइड कर रहा है तो हम यहां पे लिखते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे बहुत सारे केसेस में रिएक्टेंट एलिमेंट होते हैं, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका भी बेशक है साइकिल कर सकते हो आप, यूनिट 5 की मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। ये तीनों फार्मूले नोट कर लें, ये आपके इंशाल्लाह ताला काम आएंगे उसके एमसीक्यूज के पेपर में। थ्योरी का पेपर होता तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा डिटेल बताता, लेकिन राइट नो इज सफिशिएंट। अब बेटा फार्मूला मैंने आपको बता दिया, यहां पे हम लिख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट है 4 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, हम यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1279, माइनस रिएक्टेंट में आपके पास P4O10 विच इज -3012 प्लस 6 मोल वाटर के, मोल को आपने लाजमी कंसीडर करना है -286। आप इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, एग्जामिनर एंथैल्पी से रिलेटेड पूछ रहा है। मैं यहां पे भी एक चीज आपको बता देता हूं, हम हमेशा ये फार्मूला यूज करते हैं कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -mc डेल्टा टी ओवर एन। वैसे डायरेक्ट mc डेल्टा टी से आंसर जौल में आता है, इसे हम किलो जौल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। याद रखिएगा m जो होता है ये हमेशा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या फिर आप यहां पे कह सकते हो मास ऑफ लिक्विड होता है। लेट्स से अगर ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट का मास होगा, सॉल्यूट को कंसीडर नहीं करना आपने। लेट्स से अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो m इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। अच्छा, ये जो n होता है नंबर ऑफ मोल, अगर तो ये कंबस्टन है तो मोल ऑफ सब्सटेंस विच इज कंबस्ट। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन n इज इक्वल टू इन रियलिटी मोल ऑफ वाटर होता है, आप यहां पे लिख सकते हो मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। रीजन ये होती है कि आपके पास H पॉजिटिव आयन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन चेंजिंग इनटू वाटर। ये इसके पीछे रीजन या लॉजिक होती है, ये लॉजिक आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो अब हम यहां पे आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर क्या क्या इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, 20 cm³ ऑफ 0.4 मोल। अच्छा, उसने डायरेक्ट मोल दिए, कंसेंट्रेशन नहीं दी, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। एंड 20 cm³ इसके भी हमें एग्जामिनर मोल बता रहा है, और हमें कह रहे हैं कि टेम्परेचर राइज 15 केल्विन है, यानी डेल्टा टी हमारे पास 15 है आपके पास जी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 4। अब देखें बेटा, आपके पास m क्या होगा, 20 ये और 20 ये आपके पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 4.2। टेम्परेचर आपके पास, अच्छा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास डिफरेंस होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने, मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन 273 केल्विन है। अब ये 5 डिग्री सेल्सियस है, मीन 278 केल्विन है। तो हमारे पास यहां पे भी डिफरेंस 5 है, यहां पे भी डिफरेंस 5 है, तो कोई परेशान नहीं होना आपने कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में हम हमेशा चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय। अच्छा, वैसे अगर किलो जॉल में होता है तो हम 1000 भी डिवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनर सारी वैल्यूज जॉल में दे रहा है तो हम वो करेंगे। अब आपने मोल देखने हैं, मोल ऑफ एसिड या बेस इक्वल है, तो मोल ऑफ वाटर भी यही बनेंगे जो कि हमारे पास है 0.04।
तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा और से देखिएगा जी। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि एसिडिफाइड मैंगनीज 7 आयरन के साथ ये आपके पास आयरन इथेन डाइओएटाइन, इसमें आयरन भी है और इथेन डाइओएटाइन भी है, ये आयरन 2 है और ये इथेन डाइओएटाइन है। रिएक्शन टेक प्लेस, हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन टू इथेन डाइओएटाइन रिएक्ट विद, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, बोल्ड करके लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीज। रूल नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हम इसका 1 मोल यूज कर रहे हैं। जब आप इसका 1 मोल यूज कर रहे हो तो इट इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया कि 5 है। इनके हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है, इसमें आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, इथेन डाइओएट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इथेन डाइओएटाइन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, टोटल ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब इसके कितने मोल होने चाहिए, हम कहते हैं इसके x मोल है, हम यहां पे लिख देते हैं 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3 इज 1.67, तो ये B इज द ऑप्शन। हमने क्या किया, हमारा रूल क्या है, हम ये कहते हैं कि इसके अगर 1.67 मोल होंगे तो दे विल लूज द 5 इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल हो जाएगा। इसका आपने लास्ट में ख्याल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है हमारे पास जी, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुट इन 1 dm क्यूब कंटेनर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ऑक्सीजन के मोल हमें वो बता रहा है, आपसे वो केसी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप हमेशा आइस मेथड यूज क्या करें। आपके सामने मैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड it is changing into 2 mole of nitrogen monoxide plus oxygen gaseous। कंटेनर का वॉल्यूम 1 dm क्यूब है, इसलिए हमारे पास जो मोल होंगे दैट विल बी कंसेंट्रेशन। हम यहां पे यूज करते हैं इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल हैं 4, इन दोनों की अमाउंट 0 है। इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीजन के मोल हमें एग्जामिनर दे रहा है 0.80 मोल। ऑक्सीजन के मोल इंक्रीज हो रहे हैं, अगर मोल इंक्रीज हो द चेंज इज पॉजिटिव, सॉरी 0.80। जितने मोल ऑक्सीजन के इंक्रीज हुए उससे ट्वाइस मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के इंक्रीज होंगे, तो 2 इंटू 0.80 इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया 1.60 मोल। जितने मोल ऑक्सीजन के बने उसके डबल मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यूज हुए। जब कोई चीज यूज होती है उसकी चेंज नेगेटिव होती है, तो हम यहां पे लिखते हैं -2 इंटू 0.80, ये आपके पास आ गया -1.60। अब 4 में से ये मोल यूज हो गए, इक्विलिब्रियम पे आपके पास मोल आ गया 2.4। अब आप यहां पे केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नॉट डाइऑक्साइड, इट्स स्क्वायर ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.60 इसका स्क्वायर। बाज़ औक़ात बच्चे यहां पे मोल डबल करते हैं, स्क्वायर नहीं लेते, स्क्वायर भी लास्ट में लेना है, डिवाइडेड बाय ये जो इक्विलिब्रियम पे बचे इसका स्क्वायर। तो ये बेटा आप ऑप्शन देख सकते हो, हम यहां पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शन डी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास 1 पार्टिकल ऑफ x रिएक्ट विद 1 पार्टिकल ऑफ y, सिंगल स्टेप है बिटवीन 2 पार्टिकल, ये एग्जामिनर हमें दे रहा है। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आपके पास दिया जी। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है, एग्जामिनर कह रहा है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। पहले नंबर पे मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेता हूं। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से वो होती है, ये आप इस तरीके से बना सकते हो। लेट्स से ये आपके पास है x प्लस वाई, ये आपके पास आ गया 2c। अब अगर हम फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी देखें, ये हमारे पास फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी,
और अगर हम रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो ये हमारे पास रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या ये दोनों एक्टिवेशन एनर्जी सेम है? ये देखिएगा बेटा, क्या ब्लू लाइन और रेड लाइन सेम है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर है। यहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल है। दिस इज रॉन्ग। एट इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, देखो उसने यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया इफेक्टिव कोलिजन और नॉन इफेक्टिव कोलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है ये इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव दोनों हो सकती है, एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर लाइक हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंसेंट्रेशन एंड ऑल अदर थिंग्स. Frequency of collision never mean all collisions are changing into the product, so we have no idea about that. हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों की frequency of collision same होगी, तो ये हमारे पास wrong है. At equilibrium, frequency of effective collision mean rate of reaction. Rate almost equal to effective or successful collision. अब चूंकि आपको पता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम पे रेट सेम होता है, लिहाजा यहां पे हम इसे देखते हैं एट इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विद वन पार्टिकल ऑफ एक्स, वन पार्टिकल ऑफ वाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ जी. क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि आपके पास इसी क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं. मतलब ये कि आपके पास एक्स और वाई जो है, जब उनके दरमियान हमने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया तो जितने इसके पार्टिकल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन मीन नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजिंग इनटू दिस. क्योंकि दोनों के पार्टिकल इक्वल रेट के साथ चेंज हो रही हैं, उनकी इफेक्टिव कोलिजन सेम होगी, सक्सेसफुल कोलिजन सेम होगी. सो ओनली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. याद रखिएगा यहां पे इसने इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहा, इसलिए हमें नहीं पता कि इनकी नॉन इफेक्टिव कोलिजन कितनी है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को रॉन्ग कंसीडर किया. तो 3 ओनली इज करेक्ट हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. टू एक्वस सोल्यूशन आर मिक्स्ड रिएक्शन आपके पास देम इज वेरी स्लो. अब यहां पे हमें एग्जामिनर हमें बता रहा है कि उनके दरमियान रिएक्शन जो है वो हमारे पास. अब वो कह रहे हैं कि द इफेक्टिव कैटलिस्ट इज एडेड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. याद रखें टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने कैटलिस्ट. ये देखिए हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अगर कर्व बनाएं तो हम कहते हैं जी कि लेट से ये हमारे पास है, दिस इज EA एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन रिएक्टेंट आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट. और अगर हम यहां पे कैटलिस्ट ऐड कर दें तो ये हमारे पास EA डैश हो जाता है. These are the extra molecule which are changing into the product along with these molecule. याद रखें ये सब के सब in the presence of catalyst product में change हो रहे होते हैं. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास increase the energy of the particle of reactant. गलत. टेम्परेचर जब अनचेंज है रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज नहीं होगी. इट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं, आप शेप देख सकते हो हमारे पास कर्व की शेप अनचेंज रहती है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई. दिस इज रॉन्ग. इट अलाउ द ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास टू रिएक्ट. यस, क्योंकि हमारे पास ये वाले एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हैं विच आर ये वाले एक्स्ट्रा, ये ब्लू वाले, दे आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट. दिस इज रॉन्ग. इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल विद मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी. दिस इज आल्सो रॉन्ग. मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ये पीक होती है, पीक इज अनचेंज, इसलिए ये हमारे पास अनचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा बेटा, अगर आप लोगों को समझ आ रही है एंड यू थिंक सो दिस आर वीडियोस आर यूजफुल फॉर यू, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई रियली वांट कि जी फ्री कंटेंट बहुत सारे लोगों तक लाजमी पहुंचे और लोगों की हेल्प हो. हेल्प करना इज ए ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट आ जाते हैं. अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस आपके पास रिएक्ट फास्टर एज इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज. याद रखें टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, हम फॉल्स वाली इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर देते हैं. फिर वो कह रहे हैं कि मोस्ट पार्टिकल हैव एनर्जी इक्वल और अबव देन द एक्टिवेशन एनर्जी. यस, तभी तो बेटा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है. दिस इज रॉन्ग, तो डी इज आल्सो रॉन्ग, तो बी हमारे पास आ गया जी.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द पीरियड 3 क्लोराइड एलिमेंट। जैसे अभी आप लोगों की थ्योरी के पेपर में भी एक क्वेश्चन था पीरियड 3 क्लोराइड से रिलेटेड विच आर सॉलिड, और वो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते थे, एल्यूमिनियम क्लोराइड था और आपके पास फास्फोरस 5 क्लोराइड। तो एनी हाउ ये बच्चों ने मुझे फीडबैक बताया कि सर ये क्वेश्चन थे, फ्रॉम देयर आई हर्ड। ठीक है, अभी तो खैर 24 घंटे हो गए हैं पेपर किए हुए भी। नेक्स्ट वो कह रहे जी कि आपके पास दिस इज व्हाट द स्टूडेंट रोट इन ऑब्जर्व आपके पास ऑब्जर्वेशन द कंपाउंड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल हो सकता है डिसॉल्व इजीली इन वाटर, ये हो सकता है पीएच इज 12। नहीं बेटा, सोडियम क्लोराइड की पीएच हमारे पास होती है 7, मैग्नीशियम क्लोराइड 6.5, रिमेनिंग हाइड्रोलाइज्ड होती हैं, वो हमारे पास एसिडिक हो जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब हीटेड आपके पास, और ये बाकी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। यस, ये पीएच 12 वाली इंफॉर्मेशन जो है दिस इज नॉट करेक्ट आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं। यहां पे हमारे पास एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ शो द रिलेटिव मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का हाईएस्ट होगा, इट्स ए मैक्रो मॉलिक्यूल। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का इंक्रीज हो रहा है, फास्फोरस का लेस होगा। तो मैग्नीशियम का सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लिहाजा ऑप्शन ए, यहां पे इसने देखा ना वाई एक्सिस के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है, ये गलत है। और ऑप्शन डी वाई एक्सिस के ऊपर एल्यूमिनियम है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। नाउ वी आर लेफ्ट विद बी एंड सी। दूसरे नंबर पे रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीज अलोंग द पीरियड, इस साइड पे रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। यहां पे वो कह रहे हैं फास्फोरस की लीस्ट है जबकि फास्फोरस की हाईएस्ट होनी चाहिए, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सीजियम एंड आपके पास बेरियम। सीजियम ग्रुप 1 है, बेरियम ग्रुप 2 आपके पास है। आपको पता है जी कि हमारे पास जब दोनों आयन में चेंज होते हैं तो सीजियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बेरियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। बेरियम का प्रोटॉन नंबर ग्रेटर होता है, तो बेरियम का जो आयनिक रेडियस होता है वो स्मॉल होता है, तो सीजियम का हमारे पास आयनिक रेडियस लार्जर हो गया। ए एंड बी को वो कर दिया। हायर मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि अलोंग द पीरियड आपके पास साइज डिक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही होती है, मेल्टिंग पॉइंट मेटल का इंक्रीज हो रहा होता है। यहां पे भी देखिएगा मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का इंक्रीज हुआ, दिस इज फॉर मेटल, वो मैक्रो मॉलिक्यूल या बाकियों की हम बात नहीं कर रहे। तो बेरियम में हमारे पास मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ड्यू टू दिस रीजन हमारे पास सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर हमें दे रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज आपके पास मिक्सचर ऑफ द गैसेस, वन ऑफ दिस गैसेस इज ऑक्सीजन। हम यहाँ पे इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं आपके पास जी। ये आपके पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड, हम इसे हीट कर रहे हैं, इट इज चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस ब्राउन गैस प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस। एक चीज का ख्याल करना है, 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट हाफ मोल ऑक्सीजन का दे रही है, ऑक्सीजन के मोल हाफ होंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं कि 29.7 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस इज हीटेड अंटिल नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस, मीन कंप्लीट डिकम्पोजिशन हुई है, विच मैस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले तो आप इसके मोल फाइंड कर लें। मोल का फार्मूला हमारे पास होता है मैस विच इज 29.7 डिवाइड बाय इसका mr विच इज 148.3, तो ये आपके पास मोल आ जाएंगे 0.20। 1 मोल ऑक्सीजन के हमें हाफ मोल दे रहा है, अगर ये हमारे पास 0.20 है, x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक O2, इसका ख्याल रखना है। अब आप ऑक्सीजन का जब मैस कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मोल मल्टीप्लाई बाय mr विच इज 0.10 मल्टीप्लाई बाय 32, आंसर इज 3.2 ग्राम। mr का ख्याल करना है, ऑक्सीजन को आपने मोनो एटॉमिक कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि जी विच रो शो द ट्रेंड आपके पास नेम्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2। थर्मल स्टेबिलिटी, आप सबको पता है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आपके पास हमारे पास ग्रुप 2 के कंपाउंड में बेरियम कार्बोनेट नाइट्रेट ये हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं। बेरियम कार्बोनेट तो बंसन फ्लेम पे डिकम्पोज ही नहीं होता, डिक्रीज वाली ऑप्शन को हमने वो कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉलिड नाइट्रेट
थर्मली डिकम्पोज। अब देखिए मैं यहाँ पे ना आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन हमारे पास ये है, ये आपके पास ग्रुप 2 नाइट्रेट है। जब आप इसे हीट करते हो तो ये आपके पास मेटालिक ऑक्साइड सॉलिड प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस। अब वो कह रहा है गैस प्रोड्यूस, गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दे आर डिपेंडिंग ऑन द मोल ऑफ मेटालिक नाइट्रेट, एम आई राइट। इसके मोल अगर ज्यादा होंगे तो गैसेस के मोल ज्यादा, इसके मोल अगर कम होंगे तो गैसेस के मोल कम। अब मोल का क्या फार्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। अब आपको पता है डाउन द ग्रुप एम आर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ए आर ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा है। जब आपके पास एम आर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों, 0.1 डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू एम आर विल डिक्रीज। जब एम आर डिक्रीज हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज, सो वी हैव बी ऑप्शन। ये बेशक आप किसी दो गैसेस का मैग्नीशियम नाइट्रेट एज वेल एज कैल्शियम नाइट्रेट इनके मोल फाइंड करके देख लें, यू विल सी दैट कि आपके पास 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट के मोल कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि एक्स, वाई एंड जी आर 3 एक्वस सॉल्यूशन। ओके फाइन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई आपके पास नो रिएक्शन। पहले नंबर पे एक्स एंड वाई में हमारे पास नो रिएक्शन हो गया, चलें इट्स ओके, यहां पे कोई भी चीज। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्स इज मिक्स विद जी एंड इमीडिएट रिएक्शन अकर। अब देखें बेटा, यहां पे जब एक्स और जी की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास इमीडिएट रिएक्शन हो रहा है, तो आप यहां पे देखें आयोडीन HBr के साथ रिएक्ट, बल्कि इसमें एक्स एंड जी, सॉरी, ये ब्रोमीन है, ये भी HBr है, तो इसमें कोई ऐसा सच रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे देखिएगा आपके पास Br2 आपके पास है और HI है, Br2 इज लेस रिएक्टिव, अगेन हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं हो, बल्कि इसका HCl एंड Br2 इज लेस रिएक्टिव, आई एम सॉरी मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा एक्स के साथ, Br2 इज लेस रिएक्टिव, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और यहां पे बेटा अगर आप देखें HBr एंड HCl, अगेन कोई रिएक्शन नहीं होगा। Cl2 और HBr का अगर आप रिएक्शन करें, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल रिएक्ट विद HBr एक्वस, यहां पे इसको भी एक्वस दिया हुआ है, हम इससे भी एक्वस लिख देते हैं। इट इज चेंजिंग इनटू HCl एक्वस प्लस आपके पास आ जाता है Br2 एक्वस, तो हमारे पास बी इज ऑप्शन। तो ये बेटा आप रिएक्टिविटी की बेस पे बड़े इजीली डिसाइड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो फील फ्री एंड लेट मी नो एज वेल। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस इज एडेड टू हॉट पोटाशियम हाइड्रो। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जब ये हार्ट होते हैं तो हमारे पास क्लोरीन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये देखें ना आपके पास, ये आपके पास क्लोरीन, आप यहां पे कह रही हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये कोल्ड होता, मैं दोनों की इक्वेशन लिख देता हूं, अगर ये क्या होता हमारे पास कोल्ड होता, तो फिर ये हमारे पास चेंज होता KCl प्लस KClO, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, प्लस H2। और अगर ये हार्ट हो हमारे पास, तो फिर बेटा ये आपके पास क्लोरीन, इट इज रिएक्टिंग विद बेस, इट इज चेंजिंग इनटू KCl, 0 से -1 रिड्यूस, प्लस KClO3 पोटाशियम क्लोरेट 5, यहां पे हम 5 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, और ये हमारे पास 6 मोल प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा इसमें ये जो ClO-1 है, ये कोल्ड का प्रोडक्ट है, इसमें हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन ही नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे भी क्लोरीन +1 है, यहां पे आपके पास क्लोरीन +5 है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्लोरीन मस्ट रिड्यूस एज वेल ऑक्सीडाइज, यहां पे भी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई, बी इज द ऑप्शन। बेटा मैं थोड़ी सी फास्टर पेस के साथ करवा रहा हूं, रीजन ये है कि आई रियली वांट कि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। एग्जामिनर कह रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे आर प्लूटेंट आपके पास, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछते हैं, इस पे लाजमी फोकस कीजिएगा। 3 स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर गिवन, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर टू फॉर्म, ये इनकी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है एसिड रेन के अंदर। एक होती है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, एक होती है इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ये होती है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट इज चेंजिंग इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज ए कैटलिस्ट
और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 एसिड रेन बनाता है, और डायरेक्ट एसिड रेन में ये इनका है, दे रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। फोटोकेमिकल स्मॉग में दे रिएक्ट विद अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन, जल्दी में इसे नहीं पढ़ना आपने, इसका आपको लाजमी ख्याल होना चाहिए। ये किसके साथ रिएक्ट करती हैं? अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन्स। क्या चीज बन जाती है आपके पास? पैन, और ये मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। दे कैटलाइज्ड, अभी मैंने आपको बताया है जी कि ये हमारे पास कैटलाइज्ड होती हैं, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो करेक्ट, सो सी इज द आंसर आपके पास। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी कि विच रिएजेंट व्हेन मिक्स विद अमोनियम सल्फेट, दिस इज अमोनियम साल्ट, हीटेड प्रोड्यूस अमोनिया गैस। बेटा अमोनिया गैस की फॉर्मेशन का असूल बहुत सिंपल है, ये हमारे पास होता है अमोनियम आयन। बेसिकली कोई भी अमोनियम का साल्ट है, लाइक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, एनीथिंग, it is reacting with base OH negative aqueous, it change into ammonia gas along with water molecule। तो इसका मतलब है हमें बेस चाहिए, हमें OH नेगेटिव चाहिए। तो यहां पे जब हम ऑप्शन देखते हैं, एक्वस ब्रोमीन रॉन्ग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रॉन्ग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 2 हाइड्रोकार्बन, एक बेटा हमारे पास ये है और एक हाइड्रोकार्बन आपके पास रिएक्ट सेपरेटली विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट विच रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पे वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए कंपलसरी है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमारे पास होना चाहिए। अगर आप इस ऑप्शन को देखें या इस ऑप्शन को देखें, इन दोनों में कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है। CH3 CH ब्रैकेट में CH3 दिस इज अल्केन, दिस इज आल्सो अल्केन। इन दोनों को बेटा हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप होता है, यह भी आप लोगों के उसमें जून 2026 में भी क्वेश्चन था रिलेटेड विद द फ्री रेडिकल। टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, चेंज इनटू अ न्यूट्रल सब्सटेंस। वो कह रहे हैं टर्मिनेशन स्टेप आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ना हो। इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो ये CH डबल बॉन्ड CH, ये एक्चुअली यूं है C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH3 एंड यहां पे CH2 फ्री रेडिकल। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग आपके पास। सो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा है हाउ मेनी आपके पास जी स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है गैमा आइनोन का जी, और यहां पे वो कह रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट इन दिस फार्मूला। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए फार्मूला ये होता है कि हमारे पास 2 to raise power n, while n is equal to number of carbon double bond carbon which can show geometrical isomer। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। मैक्सिमम stereoisomer is equal to 2 to raise power n, whereas n is equal to carbon double bond carbon which can show cis trans। पता है ना क्या कंडीशन होती है? ईच कार्बन एटम मस्ट बी बॉन्डेड विद अ डिफरेंट ग्रुप। फेब मार्च 2026 का पेपर था आपके पास, पेपर 2 वहां पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड n is equal to number of chiral carbon। chiral carbon mean carbon atom making 4 sigma bond with 4 different atoms are group। ये दोनों चीजें आपको लास्ट में पता होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला जो डबल बॉन्ड है,
ये शो कर सकता है। क्यों शो कर सकता है? यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। वैसे अभी जो मैंने बनाया ये ट्रांस है, ये सिस भी हो सकता था, और बाकी ये पूरा ग्रुप और पूरा ग्रुप अलग से है, यानी दिस ग्रुप and this hydrogen they are different, this hydrogen and this group are also different, तो each carbon atom is bonded with a different group। ये कार्बन एटम इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये कार्बन एटम इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट। ये वाला कार्बन जो है इसमें यहां पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, इट कैन नॉट शो सिस ट्रांस। अब कायरल कार्बन की बात करते हैं तो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, तो हमारे पास ये भी शो कर सकता है, ये कायरल कार्बन भी है, 2 to raise power 2, 4 इज द आंसर, सी इज द आंसर आपके पास जी। डन हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। 1 क्लोरो आपके पास ब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन आर हीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें व्हेन वी आर यूजिंग इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का रूल ये होता है वी आर रिमूविंग हैलोजन फ्रॉम वन कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। ये देखिएगा आपके पास ये CH3 CH2 CH2 ये 1 क्लोरोब्यूटेन में बना रहा हूं Cl। आपने यहां से Cl को हटाया, यहां से हाइड्रोजन को हटाया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया CH3 CH2 CH। वैसे नॉर्मली हम डबल बॉन्ड शो नहीं करते, मैं जानबूझ के शो कर रहा हूं ताकि आपको बता सकूं इट कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये ब्यूट 1 इन आ गया। अगर हम 2 क्लोरो की बात करें CH3 CHCl CH2 CH3, तो हम यहां से 1 कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं, 3 कार्बन से भी। अच्छा, अगर आप 1 कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे यू विल हैव दिस वन, और अगर आप 3 से रिमूव करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये मैंने जानबूझ के दिखाया इस तरीके से, ये ट्रांस है, आप इसी को सिस भी शो कर सकते थे, CH3 H एंड H। तो बेसिकली ये 1 ये 2 ये 3। इन रियलिटी आप यूं कह सकते हो कि ये हमारे पास ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन बना। अब बच्चे पता है एक मिस्टेक क्या करते हैं, वो इस ब्यूट 2 इन को अलहदा कंसीडर करते हैं और वो ये समझते हैं दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट। नो, नॉट एट ऑल। दिस ब्यूट 2 इन आइदर इट विल बी ट्रांस और इट विल बी सिस। तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 हमारे पास बन गए। बेटा अगर आपको समझ आ रही है तो मैंने आपको कहा कि लाजमी अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। ये आपके पास आंसर आ गया जी। नेक्स्ट बेटा वो हमें कह रहा है कि डायग्राम शो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम काउंट करनी है। ये आपके पास कार्बन है जहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन होगा जहां पे 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई हाइड्रोजन नहीं है जहां पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने काउंट करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आंसर इज ए। ये कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में एग्जामिनर हमें कह रहा है पाइनिन आर अनसैचुरेटेड। ये उसने हमें 2 स्ट्रक्चर दिए हैं जी। मिक्सचर ऑफ आपके पास 2 पाइनिन रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर हम इस पहले वाले की बात करें, आपको पता है हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, मैं यहां पे दोबारा से आपके लिए एक चीज रिपीट कर देता हूं। हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है तो दे विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है, तो इट विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेट्स से R1 एंड R2, इट विल चेंज इनटू कीटोन। ये कंसेप्ट, ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब यहां पे जब हम आते हैं, ये वाला बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो गया। आप इस कार्बन को C डबल बॉन्ड OH कंसिडर करें, ये वाली चीज आप दरमियान से हटा लें, और इस कार्बन को आप C डबल बॉन्ड O कंसिडर करें। अब आप यहां पे अगेन, ये आपके पास बेटा CH3 है, ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास CH है, ये आपके पास सिंपल C है, दिस इज CH3 CH3,
ये आपके पास CH, इन सबको जब आप काउंट करते हो ये CH3, तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है वो C10H16O3 आ रहा है, C10H16O3। इसलिए हम इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को, सॉरी कौन सी, ये इस ऑप्शन को, नॉट दिस वन, इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम यहां पे आते हैं, यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि ये आपके पास हाइड्रोजन है, इट विल चेंज इनटू कार्बन। अब C9 बच गया। C9 में ये जो कार्बन है इट इज मेकिंग विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रेस्ट आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C9H14O। तो हमारे पास ऑप्शन विल बी ए बेटा आपके पास। ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया, कार्बन एटम आप खुद से दोबारा से काउंट कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम मी बेटा। यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है कंटेनिंग कार्बन एटम, नेगेटिव चार्ज कार्बन एनाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज इज कार्बन कैटाइन, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। याद रखें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन में होता है। ये हमारे पास सिचुएशन होती है, लेट्स से यहां पे ये आपके पास कोई प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, चूंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, सॉरी एक अल्काइल ग्रुप होता है विच नेवर प्रोवाइड द इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है। एट द सेम टाइम दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इज अकरिंग, साइमल्टेनियसली दोनों हो रहे होते हैं। स्लो स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन OH पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और ये हमारे पास रिएक्शन जो होता है बाई मॉलिक्यूलर या SN2 कहलाता है। A2 के अंदर आएंगे तो इसे हम सेकेंड ऑर्डर भी कहेंगे। यहां पे मैं सारी ऑप्शन देखता हूं। होमोलिटिक फिशन, इसमें बेटा होमोलिटिक से मुराद होता है फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉलोड बाय यानी पहले फ्री रेडिकल बनेगा, दिस इज रॉन्ग। हेट्रोलिटिक फिशन फॉलोड बाय यानी पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इज रॉन्ग। हेट्रोलिटिक फिशन फॉलोड बाय अगेन पहले बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है हमारे पास टर्शरी हैलोजेनो अल्केन या हम कहते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में, SN2 में नहीं होता। मैंने डिटेल आपको बता दिया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जामिनर हमें कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन आपके पास सेपरेटली मिक्स विद एक्वस। अच्छा, जब हम एक्वस के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक भी पहले पेपर में आ चुका है। कंपैरिजन ऑफ रेट, याद रखिएगा डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, CX बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, तो हमारे पास ब्रोमो विल रिएक्ट फास्टर। यहां पे वो कह रहे हैं क्लोरो, दिस इज रॉन्ग, तो ब्रोमो विल रिएक्ट फास्टर, और उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास अब यहां पे कह रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद दैट। यहां पे हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर रही होती हैं, कार्बन Br बॉन्ड वीकर होता है, बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है, तो ये हमारे पास D इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें डायग्राम दे रहा है जी। एग्जामिनर कह रहा है X अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म अप। अच्छा, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हाइड्रोलिसिस ही होती है, आप इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर लें, ये आपके पास Br की जगह पे OH आ गया, ये आपके पास OH आ गया, ये आपके पास OH आ गया, ओके। ऑल ब्रोमीन एटम आर रिप्लेस्ड बाय, और फिर वो कहता है प्रोडक्ट G इज फॉर्म। अब ये सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है? OH कंटेनिंग कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम। यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, टर्शरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता। और जब आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे तो ये हमारे पास एक कीटोन, ये सेकंड कीटोन और थर्ड कीटोन। आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का रूल ये होता है, वी रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम OH ग्रुप, सेकंड हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन हैविंग OH ग्रुप, फॉलोड बाय द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल एंड G इज कीटोन, ये हमारे पास दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं जी।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं साइक्लोहेक्सानोल इज कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड इन 2 स्टेप। यहां पे उसने हमें ऑप्शन भी दिए हुए। अच्छा, पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि रिडक्शन एंड डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की रिडक्शन नहीं होती, हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है। अगर हम यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है ये आ गया, अल्कीन आ गया। और इसका अगर हम रिएक्शन कराएं विद कोल्ड डाल्यूट KMnO4 के साथ, अच्छा Al2O3 प्लस हीट, ये भी जून 2026 के पेपर में जो अभी आप लोगों ने दिया है यस्टरडे, अभी तो 24 आवर से ज्यादा हो गया, उसमें भी एग्जामिनर बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछा हुआ था एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट विच प्रमोट द डिहाइड्रेशन। तो हमारे पास पहला स्टेप जो होता है वो डिहाइड्रेशन है एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन। कोल्ड डाल्यूट KMnO4 है। अगर हार्ड कंसंट्रेटेड KMnO4 करेंगे, ये आपको लाजमी आना चाहिए, अल्कीन है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। जब आप यहां पे यूज करते हो हार्ड कंसंट्रेटेड KMnO4, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये 1CH2 सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड ये C डबल बॉन्ड OH, 1,6 हेक्सेन डाइयोइक एसिड, हेक्सेन डाइयोइक एसिड भी आप कह सकते हो, कोई इशू नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। 3 टेस्ट आपके पास हैं जी। अननोन कंपाउंड 2,4-DNPH ऑरेंज प्रेसिपिटेट कार्बोनाइल कंपाउंड है। टॉलिन्स रिएजेंट, वैसे ये भी आपने नोट किया होगा 2026 के पेपर में एग्जामिनर बच्चे बता रहे थे, इस तरह का भी एक क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रक्चर बनाना था, 4 OH ग्रुप थे और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन थी। टॉलिन्स रिएजेंट के साथ हमारे पास नो चेंज आ रही है, एल्डिहाइड नहीं है। अल्कलाइन आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट, याद रखिएगा हमारे पास CH3CH इन ब्रैकेट OH डैश एंड CH3CO डैश, ये हमारे पास कंपाउंड अल्कलाइन आयोडीन के साथ मिलके CHI3 सॉलिड ये बना देते हैं। एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि नो चेंज विद द, ये एल्डिहाइड है, दिस इज रॉन्ग, ये एल्डिहाइड है, दिस इज रॉन्ग। ये हमारे पास कोई टेस्ट नहीं देगा येलो प्रेसिपिटेट वाला। बाज़ औक़ात बच्चे इस आयोडीन को समझते हैं और सिल्वर नाइट्रेट समझ लेते हैं, विच इज द ट्रैप बाय द एग्जामिनर, दिस इज रॉन्ग। हमारे पास बी ऑप्शन है, ये आपके पास CH3 ग्रुप, ये आपके पास बाय द वे ये CH3 ग्रुप भी इट विल चेंज इनटू आयोडोफॉर्म आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हमारे पास ब्यूटेनोन HCN के साथ लिटिल KCN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास होता है। मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूं जी। कोई भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड हो, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव CN, लोन पेयर लाजमी दिखाना। ये रिएक्शन मैकेनिज्म भूलने नहीं है, A2 में भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं भूलना। curly arrow always start from the lone pair of electron or from the center of covalent bond। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनता है इंटरमीडिएट, ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, क्योंकि इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो या फिर आप यहां पे HCN भी लिख सकते हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दोनों में से जो मर्जी। ये मैंने इसलिए बताया कि आप MCQs देखोगे जहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है कि ये हमारे पास इसका रोल क्या है, तो बाज़ औक़ात बच्चे ये न्यूक्लियोफाइल और बेस वाली चीज को इग्नोर कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल इसलिए इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस इसलिए इट हैज negative charge, it accept hydrogen ion, basically base mean it is accepting hydrogen ion, not about the charge compulsory। तो यहां पे अगर आप, मैंने जितनी डिटेल बताई है उसको आप देखें, यहां पे पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि पाई बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, दिस इज रॉन्ग। पाई बॉन्ड पेयर फ्रॉम द साइनाइड आयन, ये भी आपके पास गलत है। लोन पेयर ऑफ O नेगेटिव एक्सेप्ट दिस एंड दिस, ये पहले नहीं होता, पहले आपके पास लोन पेयर ऑफ ये आपके पास अटैक करता है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चरल आपके पास फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द P आपके पास रिएक्ट टुगेदर ऑर्गेनिक इन द सुटेबल कैटलिस्ट विच पेयर ऑफ कंपाउंड। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो यह है कि आप इस एस्टर का नाम देख लें, दूसरे नंबर पे यह है कि आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 एंड CH3।
हाइड्रा कहते हैं वाटर को लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड OH, ये एक कंपाउंड बनता है विच इज प्रोपानोइक एसिड, और हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है वो ये बन जाता है, ये आपके पास विच इज आपके पास इथेनॉल। तो हाइड्रा कहते हैं वाटर को, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो इसमें इथेनॉल एंड प्रोपानोइक एसिड हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर करे, द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन ओवर हियर, which compound will produce ethanoic acid when heat with HCl। मीन हाइड्रोलिसिस आपने करनी है। याद रखिएगा हमारे पास एल्डिहाइड एसिड में ये बेसिकली इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड में चेंज हो सकता है, लेकिन दैट विल बी ऑक्सीडेशन। इसके लिए हमें चाहिए एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम परमैंगनेट। HCl के साथ रिएक्ट करके ये नहीं कर सकता। ये आपके पास CN है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इट विल चेंज इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनियम आयन। ये अभी मैंने आपको बताया एस्ट आपके पास आ जाता है एस्टर लिंकेज, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये आपके पास CH3 C डबल OH प्लस ये आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। तो हमारे पास 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट चलें, 2-3 क्वेश्चन ही बच गए, जल्दी से कर लेते हैं। विच ब्रोमो कंपाउंड हीटेड विद NaOH। आपने नोट किया एलिमिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है आपके पास, एलिमिनेशन ये भी आपके पास है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन आकर, ये मैं आपको 2-3 मरतबा इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। NaOH अल्कोहलिक एलिमिनेशन, NaOH एक्वस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये चीज आपको लास्ट में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक पॉलीमर है PMMA, उसने उसका नाम बताया हुआ है, मोनोमर विच इज यूज्ड टू मेक दिस वन। अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लॉन्गेस्ट चेन की 2 कार्बन के बाद बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा, इसके दरमियान आपने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है। डबल बॉन्ड, ये CH3, ये इसने दिया हुआ है C, इसे हम यूं लिख लेते हैं डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये आप बड़े क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास ये वाली ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें डबल बॉन्ड इसने नहीं दिया हुआ। इसमें देखिएगा COOH इसने दिया हुआ है, दिस इज आल्सो रॉन्ग, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ, और ये हमारे पास आ गया, डी इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं जी। ए सैंपल ऑफ गैलियम कंटेन 2 आइसोटोप। अच्छा गैलियम जो होता है इसका प्रोटॉन नंबर होता है 31 आपके पास जी। जिंक के बाद जिंक गैलियम आता है पीरियोडिक टेबल से। इन एवरी 10 एटम ऑफ गैलियम 6 कंटेन आपके पास 30। अब इसमें 6 जो आपके पास गैलियम है, 38 प्लस 31, ये गैलियम 31, इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ये 69 आ जाता है। ये 6 आउट ऑफ 10 है। गैलियम 31, इनका 40 है, 40 प्लस 31 71, ये आपके पास आ गया 4 आउट ऑफ 10। अब हम इसका AR कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज आइसोटोपिक मास ऑफ 1। अब चूंकि हमें आइसोटोपिक रिलेटिव आइसोटोपिक मास एग्जैक्ट नहीं दिया, हम इस न्यूक्लियन नंबर को यूज करेंगे 69 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ये 71 है, 71 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल 10 हो जाता है। इस सब को आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास 69.8 हो गया। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है फुल डिटेल में ईमानदारी के साथ आपको एक एक चीज बताऊं, और स्पेशली अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको कंसेप्ट भी साथ में टीच किया है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह के बाकी जब मैं पेपर्स करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन भी मिले और आपको फायदा भी हो। थैंक यू वेरी